हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम फ्रैक्चर और क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में जो वीडियो बनाई थी हमने फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज हम जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। अगर जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वो जाकर देख सकता है। मेरा नाम है तौहीद हैदर और आप देख रहे हैं हैदर इल्यूजन साइंस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली इसको 3 फेजेस में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसका ट्रीटमेंट को फेज़ 1 में यानी कि इमरजेंसी केयर, फेज़ 2 में डेफिनेटिव केयर और फेज़ 3 में रिहैबिलिटेशन। इसको 1 बाय 1 हम देखेंगे किस तरह इमरजेंसी केयर में क्या करते हैं, डेफिनेटिव केयर में क्या करते हैं और रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेहसबरी ऑर्थोपेडिक की जो मेहसबरी बुक होती है, ये देख लीजिए इस पिक्चर को। इस बुक के ही थ्रू जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगी ये बुक, और जो लोग मेडिकल से नहीं, वो ऐसे लोग भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो मैं इनको बता दूँ। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं ऑर्थोपेडिक के बारे में तो हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़ जाइए। मैं आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा मेहसबरी बुक से ही। बिना किसी देरी के अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फेज़ 1 में इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर में जब क्या होता है, एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि जो एक्सीडेंट जब होता है उस साइड पर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स हमारे ये कहते हैं, आप उसको क्या कीजिए, राइस एप्लीमेंट्स जो है अप्लाई किया जाता है। यानी कि राइस का मतलब होता है यहाँ खाने वाला राइस नहीं है, ये RICE राइस जो है वो इसके मैनेजमेंट को शो करता है इमरजेंसी केयर में। यानी कि जिस पार्ट का फ्रैक्चर या ट्रॉमा हो चुका है, स्पेशली हम फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्चर के बारे में जानेंगे। फ्रैक्चर अगर हुआ है जिस पार्ट में, तो उस पार्ट को क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे रेस्ट? बाय स्प्लिटिंग। जो राइस में आर्ट टर्म है वो शो करता है रेस्ट ऑफ द पार्ट एट द साइड ऑफ एक्सीडेंट विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग। दूसरा होता है आई का मतलब होता है यहाँ पर आइस थेरेपी देंगे। जो आइस थेरेपी किस लिए देंगे, ये क्या रिड्यूस कर देगी स्वेलिंग को, इसलिए आइस थेरेपी देंगे। तीसरा इसमें जो लेटर है आया है इसमें C, तो C का यहाँ पर कंप्रेशन कैसे करेंगे। कंप्रेशन करने के बाद उससे भी स्वेलिंग क्या होती है, रिड्यूस होती है। लास्ट लेटर है इसमें एलिवेशन में क्या करेंगे, वो भी रिड्यूस करता है स्वेलिंग को। ये जो बात थी, हमने बात की राइस, जो टर्मिनोलॉजी है वो हम इसी प्रिंसिपल के थ्रू हम पेशेंट के फ्रैक्चर पार्ट को ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात आती है स्प्लिटिंग की। तो जो रेस्ट पार्ट है उसकी स्प्लिटिंग हम कैसे करा सकते हैं। स्प्लिटिंग में हम स्पेशली अगर बात करें तो जिस साइड की हम स्प्लिटिंग करा रहे हैं वहाँ पर हम किस चीज़ का स्प्लिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोल्डेड न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर हो उसको फोल्ड करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिजिड कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई स्टिक हो या कोई अम्ब्रेला हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई पिलो या वुडन प्लैंक यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं, ये रिलीव कराता है पेन में बाय प्रिवेंटिंग मूवमेंट्स एट द साइड ऑफ फ्रैक्चर। जिस साइड पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर आप क्या करेंगे, स्प्लिटिंग कराएंगे तो वहाँ का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तब आपको या पेशेंट को वहाँ के उस रीजन में उसको आराम मिलेगा, यानी कि पेन रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा इसके क्या एडवांटेज हैं, ये फर्दर डैमेज नहीं होने देगा। किसे नहीं होने देगा, जैसे कि स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, न्यूरोवास्कुलर बंडल ऑफ द इंजर्ड एक्सट्रीमिटी। जो एक्सट्रीमिटीज में जो इंजरी हुई है वो आपके न्यूरोवास्कुलर बंडल, सॉफ्ट टिश्यू और स्किन में इंजरी नहीं होने देगा फर्दर। इसके अलावा मैंने बताया था आपको आइस थेरेपी की बात करूँ तो हम आइस थेरेपी आप कैसे दे सकते हैं। इमीडिएटली आप उस पर एप्लीकेशन करेंगे 48 आवर के अंदर वैसे आइस थेरेपी हम ले सकते हैं। अगर वैसे भी कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई होती है, बस हम बात कर रहे हैं यहाँ फ्रैक्चर की, तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, उस पार्ट में अप्लाई करेंगे, जिससे क्या करेगा वो आइस थेरेपी उसको रिड्यूस कर देगी पेन को और स्वेलिंग को। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग क्रश आइस इन अ पॉलीथीन बैग और कवरिंग विद इट्स वेट क्लॉथ। यानी कि इसके लिए आपको एक क्रश आइस का पॉलीथीन बैग लेना पड़ेगा। ये क्रश आइस आपके पास हो तो उसको कोई वेट यानी कि कोई गीला कपड़ा लें, उसमें उसे रैप कर दें और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। कंप्रेशन की बात करें, हम कंप्रेशन कैसे कर सकते हैं। आपके पास क्रीप बैंडेज मिलेगी, आपको क्रीप बैंडेज क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ओवर द इंजर्ड पार्ट। तो मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट टू टाइट,
ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वहाँ पर ज़्यादा जो आप क्रिप बैंडेज यूज़ अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा टाइट ना हो जाए, खास करके इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एलिवेशन आप कैसे कर सकते हैं उसका, जैसे अभी मैंने बताया था आपको इमरजेंसी केयर में एलिवेशन कैसे करना है। तो ये अगर कहीं एट द टाइम वेयर इज नॉट अ हॉस्पिटल्स आउटसाइड द हॉस्पिटल्स, ये सारी जितनी बता रहा हूँ मैं आपको ये आउटसाइड द हॉस्पिटल के ही पर्पज से बता रहा हूँ मैं। तब आप एलिवेशन के लिए उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारा जो हार्ट होता है उसके लेवल से थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ेगा उस पार्ट को। अगर वो लोअर लिम्ब है तो आपको वहाँ पर इसका पिलो का यूज़ कर सकते हैं, या अपर लिम्ब है तो आप किसी सीलिंग या फिर पिलो का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें हम अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, पेशेंट अब कहाँ गया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ गया हॉस्पिटल के, तब हम क्या करेंगे। तो मस्कुलर ट्रॉमा जो रिसीव करते हैं पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले आपको रिक्वायर रहती है पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट देखना पड़ता है आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई पेशेंट का शॉक में है या पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं बिफोर डेफिनेटिव ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, यानी कि पेशेंट का शॉक में चला गया तो आप उसको स्टेबलाइज करेंगे, पहले शॉक से बाहर निकालें और उसके बाद उसका डेफिनेटिव ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। पार्टिकुलरली आपको अटेंशन देना पड़ेगा किन किन चीज़ों, क्योंकि हेड इंजरी ना हुई हो वहाँ पर, चेस्ट इंजरी या फिर एब्डोमिनल इंजरी नहीं हो। इन तीनों इंजरी का खास करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एनी ब्लीडिंग रिकॉग्नाइज टू स्टॉप बाय लोकल प्रेशर, अगर क्या हो सकता है मतलब बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया हो और इसकी वजह से आपको ब्लीडिंग को सबसे पहले स्टॉप करना पड़ेगा। उसके बाद आप पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे और उस लिम्ब को स्प्लिटिंग कराएंगे। अगर हम बात करें स्प्लिटिंग की, तो स्प्लिटिंग में बेसिकली अगर बात करें तो आपको पेशेंट में ये बात ध्यान रखना पड़ेगी, पेशेंट क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहिए और आपको इस दौरान आपको इंट्रामस्कुलर एनाल्जेसिक भी देना पड़ेगा जिससे कि उसको पेन ना हो। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी आप उसको देंगे, क्योंकि इट में भी ओपन फ्रैक्चर, अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पर में भी चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के, इसीलिए आप एंटीबायोटिक्स भी देंगे। आफ्टर दैट्स ही शुड बी सेंट टू फॉर अ सुटेबल रेडियोलॉजिकल्स और अदर इन्वेस्टिगेशन अंडर सुपरविजन, यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब आपने ये सारा स्प्लिटिंग कर दिया तो आप उसके बाद उसको रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सेंड करेंगे पेशेंट को, जिससे कि उसकी फर्दर या फिर अदर टाइप की कोई भी इन्वेस्टिगेशन होना है वो हो सके, जिससे कि उसका अच्छा ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके। वो स्प्लिंट कौन कौन से हैं जो आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं। वुडन प्लांक, क्रैमर वायर स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट, इनफ्लेटेबल स्प्लिंट, हेड हेल्टर स्लिंग, ये 5 टाइप के आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में स्प्लिंट मिल सकते हैं, जिसका आप पेशेंट के स्प्लिंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम फेज 2, यानी कि इसमें डेफिनेटिव केयर की। पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में हमने उसका ट्रीटमेंट किया, अब उसके बाद डेफिनेटिव केयर में क्या कर रहे हैं वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ फ्रैक्चर्स आर, इसमें 3 टाइप के जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1 है इसमें रिडक्शन, नंबर 2 इम्बलाइजेशन, नंबर 3 प्रिजर्वेशंस ऑफ फंक्शंस। प्रिजर्वेशंस ऑफ फंक्शंस यानी कि उसके फंक्शन को आपको रिगेन रखना पड़ेगा। रिडक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं। रिडक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्निक होती है सेटिंग करने की, जैसे कि जो फ्रैक्चर पार्ट होता है वो डिस्प्लेस अगर मिलता है हमें देखने को, तो हम उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में लेकर आएँ। ये काम हम कैसे कर सकते हैं, दिस में बी डन ऑपरेटिवली और नॉन ऑपरेटिवली, यानी कि आप इसको ऑपरेशन के थ्रू या फिर विदाउट ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं अगर आपको टेक्निक पता है अच्छे से। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, ओपन और क्लोज रिडक्शन कहते हैं इसी को। अगर ऑपरेटिवली भी बोलेंगे तो ओपन रिडक्शन, और अगर नॉन ऑपरेटिव तो मतलब क्लोज रिडक्शन कहलाता है ये। इम्मोबिलाइजेशन का मतलब होता है यानी कि उसको मोमेंट नहीं होने देना। ये क्यों नेसेसरी रहता है, ये मेंटेन करता है बोन के रिड्यूस पोजीशंस को, यानी कि पोजीशन को रिड्यूस करता है, इसीलिए इम्मोबिलाइज करते हैं हम, एक जगह रखते हैं इसको। दिस मे बी डन बाय एक्सटर्नल इम्मोबिलाइजेशन सच एज प्लास्टर एक्सेट्रा, यानी कि एक्सटर्नल इम्मोबिलाइजेशन जब हम करेंगे तो उसके लिए हम प्लास्टर का यूज़ करते हैं। पीओपी कास्ट आपने सुना होगा अगर हॉस्पिटल में जाते होंगे शॉर्ट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
दूसरा होता है इंटरनल फिक्सेशंस ऑफ अ फ्रैक्चर यूजिंग रॉड्स, प्लेट्स और स्क्रू। यानी कि इंटरनल फिक्सेशन हुआ है तब आप उसमें किसका यूज़ कर सकते हैं, रॉड्स का या फिर प्लेट्स का या फिर स्क्रू का। देख लीजिए पिक्चर में रॉड्स, प्लेटिंग्स और स्क्रू किस तरीके से लगाए जाते हैं। अगर आप एक्सरे लेंगे तो एक्सरे में भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी। बात करेंगे हम प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। आपको थ्रू आउट द ट्रीटमेंट में आपको फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगी और ये नेसेसरी है उसके फंक्शन को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये था हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। अब बात करेंगे फेज 3 यानी कि रिहैबिलिटेशंस। उस पार्ट का रिहैबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्रैक्चर्स लिम्स बिगिंस एट द टाइम ऑफ इंजरी एंड गोज टू टिल मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शंस हैव बीन रिगेन। यानी कि जो फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट के हम फंक्शन को कैसे पॉसिबली जो है रिगेन कर सकते हैं मैक्सिमम। इट कंसिस्ट ऑफ जॉइंट्स मोबिलाइज, मसल्स रीएजुकेशंस, एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग वेट ट्रेनिंग। यानी कि हम इसमें जॉइंट मोबिलाइजेशन करा सकते हैं। जो जॉइंट स्टिफ हो चुके होते हैं तो उसको मोबिलाइज कराते हैं, मसल्स को रीएजुकेट करते हैं एक्सरसाइज के लिए। यानी कि जो फंक्शंस करती थी, परफॉर्म करती थी मसल्स, वो क्या हो गई होंगी, अनएजुकेट हो चुकी हैं। अब हम उसको रीएजुकेट करेंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे ग्रेट ट्रेनिंग की, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। जॉइंट मोबिलिटी क्यों कराएंगे हमें खास करके ये ध्यान रखना पड़ेगा एडजेसेंट जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या ना हो जाएं, स्टिफ ना हो जाएं। वो किसी मोबिलाइजेशन लॉन्ग टाइम्स क्या नहीं होते हैं, वो नहीं करते, इसलिए मोबिलाइजेशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पेन भी होता है और फर्दर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। इनिशियली अगर बात करें हम तो आपको स्टिफ जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए पैसिव मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। पैसिव मोबिलाइजेशन के लिए आप उसको कंटिन्यूअस पैसिव मोशंस भी करा सकते हैं, यानी कि जो CPM मशीन होती है उसके थ्रू। एक फिजियोथेरेपी यूनिट में आपको CPM मशीन मिल सकती है, तो आप उसके थ्रू ये मोबिलाइजेशन करा सकते हैं। इसमें आप एक्टिव असिस्टिव मोशंस या फिर एक्टिव मोबिलाइजेशन करा सकते हैं। इसके अलावा टेक्निक सच एज हॉट फर्मेंटेशंस, जेंटल मसाज और मैनिपुलेशंस एड्स इन जॉइंट्स मोबिलाइजेशन करने के लिए आपको हॉट फर्मेंटेशन करना पड़ता है आपको, यानी कि हॉट थेरेपी देना पड़ेगी इसके लिए। कुछ हल्की सी जेंटल मसाज देना पड़ेगी आपको या फिर मैनिपुलेट करना पड़ेगा एड्स के लिए, जैसे कि क्रश, वॉकर या फिर स्टिक किसी का यूज़ कर सके पैसे मोबिलाइज करने के लिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। मसल्स रीयूजिकेशन एक्सरसाइज के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो मसल्स क्या हो गई, वेस्टेड हो गई है, क्विकली हैंड्स टू बी डिजायरेबल मसल्स एक्टिवली मेंटेन्स ऑल थ्रू द ट्रीटमेंट। आपको उस पार्ट को प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज करना पड़ेगा जो लॉन्ग टाइम से क्या नहीं हो पाया है, मोबिलाइज नहीं हो पाया है। दिस कैन बी डन इवन ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन और आफ्टर रिमूव ऑफ एक्सटर्नल मोबिलाइजेशन, डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि मसल्स रीएजुकेशन करने के लिए आपको जो स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन होता था अब आपको उसको चेंज किस में करना है, डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन में। स्पेशली अगर मैं बात करूँ उसके लिए, जैसे कि ये जो फंक्शंस में सारे हैं, मसल रीएजुकेशन एक्सरसाइज और जॉइंट मोबिलाइजेशन, ये कौन कराता है स्पेशली मैं आपको बता दूँ, ये फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। अक्सर आप देखते होंगे जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं उनके साथ में एक डॉक्टर और रहता है जो कौन होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वहीं से कंप्लीट कराता है कि पेशेंट के प्रॉपर तरीके से, जैसे कि क्या कर पाए वो उसके उस पार्ट को स्पेशली मोबिलाइज कर पाए। फंक्शनल यूज ऑफ लिम्स। फंक्शनल यूज ऑफ लिम्ब में मतलब किसमें क्या है, वंस अ फ्रैक्चर इज ऑन अ वे टू ऑन यूनियंस एट अ सुटेबल अपॉर्चुनिटी। अगर एक बार कहीं पर फ्रैक्चर हुआ तो उसके लिए जो है फंक्शनल या फिर सुटेबल अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी यूनियन के लिए, कि आप उसको क्या करें, ग्रेजुएटेड बेस में आपको कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे लोअर लिम्स इंजरीज ग्रेजुएट्स बेड वेरिंग्स स्टार्टेड पार्शियली फॉलो द बाय फुल। पेशेंट के लिम्ब में फ्रैक्चर हुआ, इंजरी हुई, तो आपको उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बेड बेरिंग एक्सरसाइज कराएंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पार्शियली, फिर उसके बाद आप फॉलो करेंगे किसका, फुल्ली। यानी कि पहले पार्शियली आप बेड बेरिंग एक्सरसाइज कराएंगे, फिर फुल बेड बेरिंग कराएंगे। ये कौन कराएगा स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो ये फिजियोथेरेपिस्ट ही कराता है अच्छे से।
वन में नीड टू सपोर्ट्स टू लिम इन ब्रेस कैलिपर्स एंड कास्ट एक्सेट्रा। इस चीज़ के लिए आपको जो लिम होगा आपको उसके लिए आपको ब्रेस का यूज़ करते हैं या फिर कैलिपर्स या फिर कास्ट का यूज़ करते हैं। वॉकिंग एड्स सच एज वॉकर, पेयर्स ऑफ क्रैचेस एंड स्टिक एक्सेट्रा। इसके लिए आप वॉकिंग एड्स में आप वॉकर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर पेयर्स ऑफ क्रैचेस कर सकते हैं या फिर स्टिक को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट ईजिली मूव कर सके। तो ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे जो न्यू वीडियो आने को हो वो सबसे पहले आपको मिले और यहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग।